तो संविधान की इस खास कड़ी में आज बात करेंगे हम कि किस तरीके से हमारे संविधान में अधिकारों के बारे में कहा गया है, बताया गया है और जो मूल अधिकार हैं वो क्या है और उसके साथ साथ कर्तव्य क्या है और उसकी जिम्मेदारी किस पर और किस तरीके से डाली गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध जो अधिकारों के मूल अधिकारों की संज्ञा उन्हें दी गई है और साथ ही साथ अगर हम कर्तव्यों की बात करें तो शुरुआत में संविधान में नहीं थे, लेकिन 1976 में संशोधन के जरिए अनुच्छेद 51 का के तहत जो चैप्टर 4 है उसमें मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, इसकी व्यवस्था की गई। तो हमारे संविधान में जब मूल अधिकारों की बात करते हैं तो वो क्या इशारा करते हैं और मौलिक अधिकारों के साथ किस तरीके से इसे देखा जाता है और लागू कराने की जिम्मेदारी अदालतों पर या उसकी व्याख्या की जिम्मेदारी किस तरीके से हमने आज़ादी के बाद से अब तक देखी है, ये समझेंगे। हमारे साथ हैं रोहित पांडे जी, हैं एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपका स्वागत है। तालिश रे हमारे साथ हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तालिश स्वागत है आपका भी। और अजय ब्रह्म हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी अजय स्वागत है। शुरुआत में तालिश आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम संविधान के मूल भावना को देखें और जब शुरुआत में हमने उसे अडॉप्ट किया और जिस तरीके से उसमें अधिकारों की बात की गई, व्यक्ति के अधिकारों की, वो क्या कुछ कहते हैं और उसमें अगर हम मूल अधिकारों की बात करें जिन्हें मौलिक अधिकार कहा गया बाद में आकर, वो क्या है और किस तरीके से दूसरे अधिकारों के साथ या उससे अलग नजर आते हैं। जी, सो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स को देखते हैं, तो हमें ये नजर आता है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इस पे डिबेट कर रही थी तो सबसे पहले ये मौलिक अधिकार आए क्यों? ये मौलिक अधिकार इसलिए आए क्योंकि जब हम अपना कॉलोनियल रूल देखते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये रियलाइजेशन था कि मौलिक अधिकार इसलिए देना है ताकि डीह्यूमनाइजेशन ना हो जाए, क्योंकि एक इंसान उसके जो अधिकार फंडामेंटल हैं वो उसमें दिए जाएं, वो ह्यूमन राइट्स की तरह दिए जाएं। तो ये फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार उसके तहत लाए गए। लेकिन दूसरा उसका एक और भी कारण था, ये था कि ये मौलिक अधिकार देने के बाद हम एक ट्रांसफॉर्म्ड सिटीजनरी भी चाहते थे, तो इसीलिए वो मौलिक अधिकार एंटी हायरार्की भी दिए गए। तो अगर हम आर्टिकल 14 से लेकर के चालू करें तो हमको वेरियस टाइप्स के आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे, चाहे वो समानता का अधिकार हो या आपके राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू लाइफ हो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये सारा दिखाता है कि कैसे हायरार्की को, एक तो जो सोशल हायरार्की आ गई थी जो ब्रिटिश रूल के अंडर में आई हुई थी, वो सोशल हायरार्की हटाई जाए और उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया जाए सोसाइटी को। उसके अलावा ये भी था कि इन मौलिक अधिकारों के द्वारा जो एक ह्यूमन को, एक इंसान की जो वक़्त हट गई थी उसको वापस लाया जाए उनके अधिकार देते हुए। तो इसी के सिलसिले में जो ये अधिकार है ये चलते गए और फिर एक्सपैंड भी करते गए। और इसका एक्सपेंशन हम देखते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया, चाहे वो राइट टू लाइफ में हो, जिसमें राइट टू लाइफ में कितनी सारी चीजें पढ़ी गई हैं, या अगर आप किसी और राइट में भी देखें तो उन सारे राइट्स को पढ़ते पढ़ते ये लाया गया कि हायरार्की हटाया जाए या जिसको भी इक्वल ट्रीट करना है, समानता दी जाए। ये सारे उसी के तहत जो है मौलिक आपके अधिकार सामने रखे गए। बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर हम देखें, और रोहित मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि दर्शकों के नज़रिए से कि जिस वक्त हम जब संविधान सभा में बैठकें हो रही थी और संविधान को गढ़ने की तैयारी चल रही थी, अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही थी, उसमें व्यक्ति के अधिकारों पर ख़ास जोर दिया गया। और शायद के पीछे, जैसे कि तालिश ने कहा कि उस वक्त के जो हालात थे उससे पहले जिस तरीके से भारत में अलग अलग लोगों ने शासन किया और जो व्यक्ति के तौर पर जो नज़रिया था शासक वर्ग का, वो बहुत दूसरी तरीके का था। शोषण का एक मैं कहूँ कि नज़रिया हुआ करता था और उसी नज़रिए से उसको देखा जा रहा था। और इसी को बदलने के लिए ही जो अधिकार या मौलिक अधिकार की चर्चा हुई और उसके बाद एक अलग से मैं कहूँ कि इसका एक पूरा चैप्टर, इसमें अलग अलग प्रावधान जोड़ने की बात आई। रोहित जी, नमस्कार। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना है। जो संविधान की बात अगर की जाए तो संविधान हमारी आत्मा है, ये हम आज से नहीं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जिस तरीके से ये संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की बात जब आई है तो पहले हमें मौलिक कर्तव्य की बात पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हमें मौलिक कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्य को हम पूरा करते हैं, फिर इसके बाद फिर हम अधिकारों की बात करते हैं। तो जब हमारे अधिकार की मांग आप तभी करेंगे जब आप कर्तव्य करेंगे।
तो जो जिस तरीके से जब ये संविधान की बात जब आई और उसको जब वहां पे रखा गया पटल पे, तो वो जब बनाया गया तो इस पे ये ध्यान दिया गया कि जो अधिकार है वो अधिकार को जो है प्राइमरी स्टेज पे रखा गया उसे, फिर सेकेंडरी स्टेज पे रखा गया कर्तव्य को। हमारा मानना यह है कि हर एक जो समाज में हमारे लोग हैं उन्हें पहले कर्तव्य को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, फिर अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यह है कि जो सरकार, हम सरकार पे थोपते हैं चीजों को, बताते हैं कि हमारे अधिकार हैं, लेकिन हम अधिकारों के बजाय हम कर्तव्यों की बात को भूल जाते हैं। ये हमें जानने की बहुत जरूरत है। लेकिन अजय, जो कि कर्तव्यों पर मैं आऊं से पहले, अगर जैसे कि रोहित ने कहा कि जो इनिशियल है वो शुरुआत होनी चाहिए कर्तव्यों के साथ और अधिकार उसके बाद, लेकिन क्या वजह थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उस वक्त कर्तव्यों से पहले अधिकारों की चर्चा की, उसे एक तरीके से प्रतिष्ठित किया, उनकी व्याख्या की और उन अधिकारों को लागू कराने की जिम्मेदारी या देने की जिम्मेदारी राज्य पर, और उसके बाद अदालतों के जरिए उसे एक, मैं कहूँ कि सही परिवेश में उसकी व्याख्या की बात भी इसमें शामिल की गई। हमें ये समझना चाहिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रांति भी, इनफैक्ट 96 में एक जजमेंट ने क्लैरिफाई भी किया, ये एक भ्रांति है कि हमें संविधान जो है वो राइट दे रहा है, कन्फर कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। संविधान जो है वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सिर्फ अफर्म कर रहा है, और ये माना गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इंट्रिंसिक हैं। जस्ट बिकॉज हम एक रेस का हिस्सा है, ह्यूमन रेस का, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, दे गेट ऑन टू द रूट्स ऑफ माय एग्जिस्टेंस। मैं जिंदा हूं इसलिए मुझे फंडामेंटल राइट्स चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो ये कहना कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 1950 के बाद से लागू हो गया इसलिए फिर फंडामेंटल राइट्स आ गए, ऐसी बात नहीं है। फंडामेंटल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल एग्जिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन उसको कंफर्म करता है, हाँ भाई आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इसमें एक और चीज, मेरे ख्याल से शायद इस चीज को और क्लेरिफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस में जाना चाहूंगा, वो शायद दर्शकों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, उनकी समझ के लिए। इसको कहते हैं, एक एनालिसिस की जाती है जब हम जूरिस्प्रूडेंस की राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में अगर बात करें, उसको कहते हैं हॉफेल्डियन एनालिसिस। हॉफेल्डियन एनालिसिस में दो अहम पहलू होते हैं, एक को कहते हैं ज्यूरल अपोजिट्स, एक को कहते हैं ज्यूरल कोरिलेटिव्स। ज्यूरल अपोजिट्स क्या होता है कि अगर मिस्टर ए के पास में या किसी एक एंटिटी के पास में कोई राइट है, उसका अपोजिट क्या होगा कि जो दूसरा पर्सन है उसके पास में नो राइट होगा। लाइकवाइज अगर किसी के पास में प्रिविलेज है तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं होगी। कन्वर्सली पुट, अगर किसी की कोई ड्यूटी है कि मैं इस काम को करूं या मेरे पे कोई ड्यूटी इंपोज की गई है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर काम करने का मेरे ऊपर में प्रिविलेज नहीं है, सो आई हैव नो प्रिविलेज। इसी तरह से पावर का अपोजिट होता है डिसेबिलिटी, इम्यूनिटी का अपोजिट होगा लायबिलिटी। ये तो हो गया हम ज्यूरल अपोजिट्स की जब बात करते हैं। साथ ही साथ होता है ज्यूरल कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स क्या होता है? अब जब, क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज की अभी बात की हमारे मित्र ने, रोहित पांडे जी ने, तो कोरिलेटिव्स में क्या होता है कि जो राइट और ड्यूटी है वो अपोजिट नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज कोरिलेटिव्स हैं। अगर राइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगले क्या कोई ड्यूटी है, तभी वो राइट्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये कोरिलेटिव है। इसी तरह से प्रिविलेज का कोरिलेटिव फिर क्या होगा? नो राइट, क्योंकि अगर कोई प्रिविलेज किसी के पास में है तो उसका कोरिलेटिव नो राइट होगा। इसी तरह पावर का जो होगा कोरिलेटिव लायबिलिटी होगा, इम्यूनिटी का कोरिलेटिव होगा डिसेबिलिटी। जब हम इन सब चीजों को समझते हैं, इन सब चीजों को जब हम इस बैकग्राउंड में जब हम समझते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, तब हमें यह समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ड्यूटीज के ऊपर एम्फेसिस डालें या हम सिर्फ राइट्स के ऊपर एम्फेसिस डालें। दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं, दोनों कोरिलेटिव्स हैं। तो अब जब
जैसे ही मैम ने अभी समझाया कि पार्ट 3 में क्या क्या राइट्स हैं, उनने मोटे मोटे जनरली आर्टिकल 14, 19 के बारे में बात किया, 21 के बारे में बात किया। तो अगर आप जब इसको समझेंगे कि किसी फॉर इंस्टेंस कोई भी, मैं अगर जो इंसान हूं, मेरे पास में अगर राइट टू लाइफ है, तो इसका कोरिलेटिव क्या होगा या इसका अपोजिट क्या होगा। अगर जब हम इसको जब समझते हैं तो ये जो एक डाइकोटमी सी क्रिएट की गई है, शायद एक तो ये भ्रांति फैलाने वाली भी बात होती है, जो कि मे बी पॉलिटिकल रीजन से होता होगा या जो भी, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से समझना है तो हमें ये जो मैंने अपोजिट्स और कोरिलेटिव्स के बारे में बात किया है, उसके बैकग्राउंड में रख के इसको अगर समझें तो दोनों ही जरूरी हैं। आर्टिकल 51A भी जरूरी है, एट द सेम टाइम जो हमारे पार्ट 3 है वो भी जरूरी है। अजय, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा तालिश आपके ज़रिए, कि जब चर्चा होती है और एक आम आदमी के जहन में बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मैं देखता हूँ लोअर क्लासेस में, उसमें मूल अधिकार इन सब की चर्चा ज़रूर होती है। लेकिन जो कि अजय ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ साथ जो कर्तव्य हैं, किसी एक के अधिकार और दूसरे के कर्तव्य, वो कोरिलेट अगर नहीं करते हैं और उसको अगर सिर्फ एकांकी में देखते हैं किसी एक चीज़ को, तो वो बेकार नजर आती है, निरर्थक नजर आती है। और ऐसी कोई कल्पना हमारे संविधान में भी शायद नहीं की गई। जी, तो जैसे अजय जी ने कहा और उसी थ्रेड को आगे बढ़ाते हुए जब हम कोरिलेटिव्स को देखते हैं तो अब हमें ये भी समझना है कि जब हमारी राइट्स और ड्यूटीज की बात आती है, मौलिक अधिकार हो या कर्तव्य हो, उनकी बात आती है, तो हमारे लिखा है और हमारे कोर्ट्स में ये एक तो संविधान में लिखा हुआ है, जो हमारे राइट्स हैं उसके लिए हम कचहरी जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं उसके लिए आप किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है और कचहरी ने ये बार बार सर्वोत्तम न्यायालय में हमेशा ये बोला है कि आप जब राइट्स और ड्यूटीज को देंगे तो आप साथ ही साथ पढ़ेंगे। और ये भी है कि अगर उस कर्तव्य के जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उसको पालन कराने के लिए अगर किसी शासन ने या किसी सरकार ने एक कोई उस पे लॉ लाया है तो वो लॉ आप इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन ड्यूटीज जो हैं अपने तहत में, while they are read along with the rights, they cannot be enforced separately। तो सबसे पहली तो ये जरूरत है। लेकिन दूसरी ये भी बात है कि जस्टिस वर्मा की एक कमेटी बैठी थी 1999 में अबाउट द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ योर फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसमें उन्होंने कहा था कि 2-3 ऐसी ड्यूटीज हैं जिनको आप इन्फोर्सेबल करिए। और उसके बाद जब चर्चा हुई तो नेशनल लॉ कमीशन ने कहा कि अभी ये जरूरत है कि हम आगे जाकर के हमारी आगे वाली पीढ़ियों को सबसे पहले ये समझाएं कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, उनको इंटरनलाइज कराएं। क्योंकि द बेसिक फंक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अदर देन एग्जिस्टिंग जो आपकी 11 ड्यूटीज हैं, और उसमें अगर आप देखिए तो ड्यूटी आती है कि आप यू विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आता है कि आप संविधान के प्रति जो है आप अपना आदर सम्मान करेंगे। उसके अलावा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्ब्लम है, या अगर आप उसमें देखिए तो एनवायरनमेंट के बारे में बात किया जाता है, या अगर आप देखिए तो उसमें हेरिटेज और हमारे रिच कल्चर के बारे में बात किया जाता है। और इसी के तहत जो है काफी सारे लॉज भी आए हैं। तो अगर आप जितने भी एनवायरमेंटल लॉज देखते हैं वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत ही हमारे स्टेट ने बनाए हुए हैं। तो इसके लिए इसका प्रचार करना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं, अपने संविधान को पढ़ते हैं, हम अपने राइट्स को पढ़ते हैं, तो दोनों कोरिलेट करके साथ में आते हैं टू मेक एन आइडियल सिटीजनरी। एक आदर्श नागरिक दोनों करेगा और साथ ही साथ करेगा, मगर ये नहीं है कि एक और दूसरे अलग अलग उसमें आते हैं, जैसे अजय जी ने कहा। रोहित जी, क्योंकि जब हम मूल अधिकारों को देखते हैं और आज़ादी के बाद से तक अलग अलग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं कि अदालत की चौखटों पर चैलेंज किया गया, उस पर अलग अलग आदेश या फिर कहूँ मैं कि निर्देश अलग अलग कोर्ट्स की ओर से आए। किस तरीके से संविधान पावर देता है स्टेट को किसी भी वक्त या किन हालात में मूल अधिकारों से अलग जाकर कानून बनाने को लेकर या मूल अधिकारों को सस्पेंड करने की पावर को लेकर, और उसके बाद उसी पावर्स को चैलेंज करने की ताकत या उसका प्रूव करने की ताकत कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को खासतौर पर। जी देखिए, जिस तरीके से भी अजय जी ने बात बताई कि देखिए ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई कहीं उसमें हमने जहां तक ये बात कही कि जो ड्यूटीज पे हमने फोकस इसलिए किया कि राइट्स तो हमें मिलते हैं बट हम ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस हम नहीं कर पाते। हम
हम कभी कभी आप देखा आपने होगा कि कितने भी राइट्स हुए हैं, जो दंगे हुए, उसके पीछे क्या है? आपने जो है सार्वजनिक संपत्ति आप लॉस कर रहे हैं, आप लोगों की जान ले रहे हैं। क्या आपकी ड्यूटी वहां जाते हैं, वहां पे खड़े होकर के आप कहते हैं, आपकी मांग करते हैं कि मेरा अधिकार है दीजिए, तो क्या आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि क्या आप शांतिपूर्वक उस चीज को आप वो धरने प्रदर्शन और वो आप अपनी बात नहीं रख सकते? लेकिन आप उसको नहीं करते हैं, आप उस पर जाना ही नहीं चाहते, कर्तव्य पे तो आप नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ आप उस पर जाते हैं जो आपका राइट्स है। तो राइट्स का फोकस, आप राइट्स पे फोकस क्यों करते हैं इतना? राइट तो आपको संविधान ने दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि आप अपने कर्तव्यों को भूलेंगे। मेरा बस केवल इसमें कहना है कि अगर आप वायलेशन करेंगे, अगर आप अपने कर्तव्यों को भूलेंगे, तो कोर्ट में लोग जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और वहां अगर कोई वायलेशन होता है आपका फंडामेंटल राइट्स का, किसी का, देखिए अगर आप कहीं किसी दंगे फसाद में होते हैं तो एक किसी का नुकसान होता है, और वो उपद्रवी जो गलत काम करते हैं, जो नुकसान करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो आप पे इन्वेस्टिगेशन करके आपको कोर्ट के कैटेगरी में खड़ा कर सकती है, आपको जेल भेज सकती है। लेकिन वहां ये देखना जरूरी है, हमारे समाज को, हमारी जनता को ये समझना है कि हमें अपने कर्तव्यों को बखूबी समझ जाना चाहिए कि अगर स्टेट का रोल केवल इतना होता है कि वो इंप्लीमेंट करेगा आप पे, कोई भी कानून बनाएगा, लेकिन कानून को अगर आप तोड़ेंगे तो आप समझिए कि संविधान को कहीं ना कहीं आप छेड़ रहे हैं। उसको आप अगर करते हैं तो वहां पे कहीं आपको एक जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, नहीं तो आपको कोर्ट में जाना होगा, नहीं तो आपको पुलिस थाने के जाके चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस तरीके की चीजें जो सामने आती हैं। अब आप ये समझिए कि जो वायलेशन है आपका, वो आप जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे आप जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं कि आपको उसमें कैसे, आपको कोर्ट का दरवाजा कैसे खटखटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का एक रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आप ये समझिए कि अगर कहीं आपको लगता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज या आपके कहीं कुछ आपके राइट्स जो है वायलेशन हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगा सकते हैं आर्टिकल 32 में। अगर आपको स्टेट रिलेटेड है तो